ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो सभी पर समान सकारात्मक असर डालती है। और अगर राजमार्गों की बात करें तो वो सीधे दिलों को कनेक्ट करती हैं, शहरों को कनेक्ट तो करती ही हैं, लेकिन विकास की जो धारा है वो आम आदमी तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस लिहाज से ये जो दिल्ली देहरादून यात्रा का समय जो बताया जा रहा है कि घट करके 6 घंटे से 2.5 घंटे का रह जाएगा, स्थानीय पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो वहाँ के युवा हैं उनके लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियाँ जो हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं, ख़ासतौर पर जो ये देहरादून का इलाका है, उसके ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं चक्राता, और उसके आगे अगर आप चले जाएँ तो यमुनोत्री के रास्ते में, वहाँ पर लोगों की जो कनेक्टिविटी है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, युवाओं के लिए जो संभावना है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड, वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो फसल उत्पाद हैं, उनको बेहतर बाज़ार मिल पाएगा। जो फॉरवर्ड लिंकेज ज़रूरी होता है कृषि उत्पादों के लिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो समय पर न पहुंच पाने की वजह से जो फसलों की बर्बादी होती है उसमें कमी आएगी। और एक्सप्रेसवे केवल वाहनों को रफ्तार नहीं देगा, बल्कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा देता हुआ नज़र आएगा। और यही उम्मीद है, यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप के बावजूद भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में इस वक्त देहरादून के उसी राजमार्ग पर मौजूद हैं जो राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। 6 लेन का ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि दिल्ली, सहारनपुर होते हुए देहरादून को जोड़ेगा और तीनों ही राज्यों को, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विकास की नई संभावनाओं के और करीब लाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और इस कॉरिडोर के अपने आप में कई सारे खासियत और कई सारे फायदे, और इसका असर विश्व में बहुत जल्द हम सभी को नज़र भी आए, क्योंकि इससे पहले अपने दर्शकों को हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी जब वन्य जीव समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। व्यू पॉइंट पर वो खड़े होकर के वहाँ का नज़ारा का जो लुत्फ़ है वो उन्होंने उठाया, और इसके साथ ही वो देवी के मंदिर भी पहुँचे, घाटी देवी मंदिर, और वहाँ पर भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आया। और अब से कुछ ही देर का और इंतज़ार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सड़क के किनारे लोग मानव श्रृंखला बना करके इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं आपको, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाएं और बच्चों की भी बड़ी संख्या इस वक्त आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। देहरादून में लोगों ने प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त स्वागत किया है। तो इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा कॉरिडोर है वो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, इन 3 जगह से होकर गुजर रहा है, और जिसकी वजह से दिल्ली और देहरादून के बीच की जो यात्रा है, जिस यात्रा में बाय रोड जब हम जाते थे तो अभी तक 5.5 घंटे और 6 घंटे का भी वक्त इसमें लगता था, लेकिन अब ये समय जो है वो घटकर मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं इस परियोजना के ज़रिए लोगों को सहूलियत होगी, कई सारी सुविधाएं इसके ज़रिए मिलेगी। वन्य जीव का भी खास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है, और इस परियोजना की जब हम बात करते हैं तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इसको विकसित किया गया है। ऐसे में रोशन जी, अगर इस योजना की हम बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत आई है, और ऐसे में इस प्रोजेक्ट की जो लागत आई है और इसके फायदे कैसे आंकते हैं दोनों को आप? देखिए, जब अगर आपको याद हो कि लखनऊ में इमाम बाड़ा बना जी, तो वो इमाम बाड़ा सिर्फ इसलिए बना था कि उस वक्त लखनऊ में लोग उसके आसपास सूखा पड़ गया, तो लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो इमाम बाड़ा बनाया गया कि लोगों को पैसा मिले, तो लोग वो इमारत सुबह बनती थी और शाम को उसको तोड़ दिया जाता है और फिर बनती थी, तो ताकि लोगों के जेब में पैसा चला जाए, जो मजदूरी करे उनके पैसे में। तो ये जो सड़क बनी है 12,000 करोड़ पे, आप सोचिए कि 12,000 करोड़ से सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री और इतने लोग जो लोग मजदूर इसमें लगे, तो कितना आप सोचे कि कितने 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ हो गए जी। तो इसका फ़ायदा हो गया कि हमारी जो आर्थिक दर है वो हमारी बढ़ती है,
क्योंकि इससे रोज़गार मिलता है, इससे हमारी जो जो अलाइड इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं उसको इसमें बूस्ट मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ कि जब सड़क बनेगी तो सड़क से चारों तरफ और जो उद्योग है उनको काम मिलेगा, और जब सड़क बन जाएगी जी। तो उससे आर्थिक विकास होगा, उसके आसपास आर्थिक कॉरिडोर बनेंगे, उसके आसपास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसके आसपास एजुकेशन हब बनेगा। तो कुल मिलाकर इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो हम इसका फ़ायदा ही देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि जो सहारनपुर शहर, जो सहारनपुर एक छोटा शहर था एक ज़माने में, अभी वो उसका विस्तार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इस हाईवे बनने से वो उसका विस्तार और होगा। अभी हम देखेंगे कि वहाँ नए नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वहाँ शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बागपत जो हम एक छोटा सा शहर मानते हैं, इस हाईवे के बाद हम देखेंगे कि वहाँ अब जो दिल्ली से, जिनको दिल्ली में मकान लेना मुश्किल हो रहा है, अभी लोग जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से दूर, अब लोग एक और जगह उनको मिल जाएगी कि आप बागपत की तरफ यानी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक से आप आ जा सकते हैं रोज़, वहाँ आप घर बना सकते हैं। तो वहाँ हमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, और फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मिलेंगे ही बनेंगे, चाहे वो निजी क्षेत्र आएगा चाहे सरकारी क्षेत्र आएगा, वो यहाँ आर्थिक तौर पर कुछ न कुछ कॉरिडोर बना के देंगे। और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि खासकर जो जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जरूर आसपास ऐसे कॉरिडोर बनाएगी। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हम बात कर रहे हैं, खासकर जो टूरिज्म के लिए व होटल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं जी। तो इन सबको बढ़ावा जरूर मिलेगा। और जो भी विकास की योजनाएं उत्तराखंड में चलाई गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, आपने कहा कि 2 बार लगातार बीजेपी को वहाँ की जनता ने समर्थन दिया है। विकास योजना का जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर आप किस तरह का असर देखते हैं, खासतौर पर जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, प्रेशर ज़्यादा हुआ है या फिर विकास से लोग अमूमन खुश हैं? नहीं, खुश तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी खुश होने की बहुत ज़्यादा बात तो नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग नौकरी के लिए शहरों में आते थे और सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि उत्तराखंड में पढ़ाई किया, जितनी पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई के भी बहुत अच्छे केंद्र नहीं है वहाँ, तो पढ़ने के लिए भी जो हमारी जवानी, क्यों कहते हैं कि उत्तराखंड की पानी और जवानी उत्तराखंड के काम नहीं है, उस पढ़ने के लिए भी और पढ़ने के बाद नौकरी के लिए भी शहरों की तरफ आते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि जब से वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कें बनी हैं, अब लोगों ने स्थानीय स्तर पर काम करना शुरू किया है, और जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार की योजनाएं, उनके कारण जो वहाँ विकास हुआ है, तो अब लोग रुकना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जितना पैसा दिल्ली में या दिल्ली जैसे शहरों में जो खर्चा होता है, जो किराया लगता है, हाउस रेंट हो, तो उससे वो चाहते हैं कि अगर इतना ही पैसे में अगर हम अपने स्थानीय स्तर पर अगर हम कोई काम शुरू करें तो वहाँ हो सकता है। तो कनेक्टिविटी के कारण वहाँ फ़ायदा हुआ है और विकास का फ़ायदा लोगों को मिला है। जो हम सोचते थे कि पूरी तरह से गाँव खाली हो रहे थे, कई गांव तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग बच गए थे, तो अब रिवर्स पलायन भी हो रहा है, लोग रह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अब हम काम करेंगे। और राज्य सरकार ने जो अनेक योजनाएं जो निकाली हैं, लोगों को सब्सिडी दे रही है, अगर आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो सब्सिडी देंगे, होम स्टे करेंगे तो सब्सिडी देंगे। तो इस तरह से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोग वहाँ लाभ उठा रहे हैं और उससे पलायन में अब रुकावट आई है। और उत्तराखंड का अपना विकास का मॉडल अगर आप बता पाएँ तो उत्तराखंड सरकार क्या मानती है कि वो कौन सी चीज़ है जो उनको, पर्यटन है या फिर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि वो वहाँ की जनता या फिर जो स्टेट जीडीपी है उसमें वो और भी बढ़ोतरी कर सकें? उत्तराखंड का जो मुख्य तौर पर जो व्यवसाय है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के साथ जो खेती बाड़ी है यानी जो कृषि उत्पाद है, ये 2 चीज़ें हैं, और तीसरी चीज़ सेवा है। तो खेती का हमने देखा कि वहाँ का, जैसे उत्तराखंड का खासकर जैसे देहरादून के बासमती है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के मिलेट्स है, उत्तराखंड का जो मंडुआ है, और उत्तराखंड की जो दालें हैं, राजमा काफ़ी फेमस, हरसिल का राजमा है, या जो गहत होती है हमारे यहाँ, तो इन सब का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो उन प्रोडक्टों को एक बाज़ार मिले, इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। और अब आप देखेंगे अगर आप उत्तराखंड में टूरिज़्म के लिए कहीं भी चले जाएँ, अगर आप बद्रीनाथ चले जाएँ, केदारनाथ चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, अब नैनीताल की तरफ चले जाएँ, तो आपको स्थानीय स्तर पर स्थानीय दालें और वहाँ के जो आटा है वो मिलना आपको वो चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी। तो यानी वो रोज़गार का एक साधन बन गया। फिर आपको दिखेगा कि सड़क के किनारे जगह जगह होटल बन गए, सड़क के किनारे लोगों ने ढाबा खोल दिए। तो जो आदमी यहाँ से दिल्ली से या कहीं शहर से अगर टूरिज़्म के लिए जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ खाना पीना खाएगा, तो लोगों के पास पैसा आता है, यानी इनकम लोगों ने जरिया उसको किया है। और राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है कि अगर कोई होम स्टे करता है, अगर होम स्टे खोलता है, अगर छोटा होटल भी खोलता है,
तो उनको सब्सिडी देती है और उन पर जो टैक्स वगैरह है उनकी टैक्स की छूट है, टैक्स हॉलीडे है। और अभी तो सरकार ने जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल है उनको भी कहा है कि आप उत्तराखंड में आके वहाँ पर होटल बनाओ, जैसे हयात वहाँ जा रहा है। तो इन लोगों को इसलिए कहा गया कि आप अगर आएंगे तो यहाँ लोगों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड का कम से कम जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुके और वहाँ का जो गांव खाली हो रहे हैं कम से कम गांव खाली ना हो, वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बरकरार रहे। बिल्कुल, और इस पलायन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारों की तरफ से कई सारे कदम भी इस समय उठाए जा रहे हैं और उसका असर इस समय, जैसा आपने बताया भी, उसका असर दिख भी रहा है। और यहाँ पर जो प्रेम इस समय हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका प्यार है, जो स्नेह है, वो भी इस वक्त भलीभांति हम सभी को नजर आ रहा है। क्योंकि ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, फिर चाहे वो देश की बात हो या विदेश की, हर जगह प्रधानमंत्री को इसी तरीके का प्यार नज़र आता है, इसी तरीके का प्यार उनको मिलता है, फिर चाहे वो अपने देश की बात हो या फिर विदेश की। और अपने देश में किसी भी राज्य में वो क्यों ना जाए, हर जगह से इसी प्रकार का प्यार उन्हें मिलता है। क्योंकि लोग जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक बार उनको देखने के लिए कि अपने चहेते नेता को वो एक बार करीब से देख पाएँ। और इस दौरान प्रधानमंत्री का जो रिप्लाई है वो भी काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सभी का नज़र आते हैं। और जब प्रधानमंत्री आज जब पहुंचेंगे और इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जब सभा को संबोधित करेंगे, तो उस दौरान देखिएगा ये नज़र भी आएगा अजय, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करेंगे और साथ ही उत्तराखंड की बात तो आज होगी ही, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली का भी जिक्र प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज करेंगे अपने संबोधन में। बिल्कुल सही बात है। और आज का ये दौरा दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही राज्यों के लिए कई मायनों में खास है। चाहे वो इस अत्याधुनिक कनेक्टिविटी की बात करें, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, या फिर पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके जो विकास की नई मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। सहअस्तित्व की जो भावना है, कैसे आप वन्य जीवों के साथ मानव जीवन को एक साथ विकास की पटरी पर आगे लेकर के जा सकते हैं बिना किसी को भी नुकसान पहुंचाए, उसकी एक बड़ी मिसाल, एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हैं आज जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। और एक नया मॉडल जो कि विकासशील देशों के लिए भी एक नया मॉडल है कि कैसे आप अपने जो आपके वन्य जीव हैं या फिर जो वन संपदा है उसका संरक्षण करते हुए कैसे आप विकास की गाड़ी को तेज़ रफ्तार से आगे ले जा सकते हैं, कैसे स्थानीय लोगों को विकास की धारा के साथ जोड़ सकते हैं। उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ शहरों के बीच की दूरियों को कम कर रहा है, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच में एक नया संतुलन स्थापित करते हुए